हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, कुछ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या आप कहें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में पॉलिटिकल साइंस के डिस्कस करेंगे। बेसिकली 12 से 13 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का पैटर्न भी लिया है, 4 मार्क्स का पैटर्न भी लिया है और 6 मार्क्स का पैटर्न भी लिया है, जो आपको काफ़ी चीज़ें कवर कराएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ समय के साथ एक आर्थिक संघ से तेज़ी से राजनीतिक संघ के रूप में कैसे विकसित हुआ। आपसे पूछ रहा है जो यूरोपीय संघ था, शुरुआत तो उसकी आर्थिक संघ के रूप में हुई, पर वर्तमान में कहीं ना कहीं वो राजनीतिक संघ के रूप में कार्य कर रहा है या उसके रूप में डेवलप हो गया है। तो इसका 2 पॉइंट या 2 मार्क्स के हिसाब से हमें आंसर बताना है। सबसे पहले तो हम बताएंगे इसकी अपनी समान विदेश नीति होना। यूरोपीय संघ के अंदर जितने भी देश आते हैं, जो भी सदस्य देश हैं, उन सब की समान विदेश नीति है, समान तरीके से राजनीतिक विदेश नीति का वो इस्तेमाल करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा हम बताएंगे इनका क्या है, अपनी एक सुरक्षा नीति है या विश्व राजनीति पर प्रभाव डालना। देखिए, यूरोपीय संघ का काम था अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रो करना और सदस्य देशों को आगे बढ़ाकर चलना, पर वर्तमान समय के अंदर ये विश्व राजनीति पर भी प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण यूरोपीय संघ समय के साथ आर्थिक संघ से विकसित होकर एक राजनीतिक संघ के रूप में हमें देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भारत की भूमिका की व्याख्या कीजिए। देखिए, 1971 में बांग्लादेश युद्ध हुआ, आप सभी को पता है, बांग्लादेश संकट जिसे बोला जाता है, उसमें भारत के आपको इम्पोर्टेंस बतानी है, भारत का रोल बताना है। तो उसके दो मेजर रोल हैं, वो क्या हैं। एक तो भारत ने बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को शरण दी, पहला। दूसरा, जो लोग भारत ने वहाँ पर सैन्य मदद भी दी, भारत ने वहाँ पर आर्थिक मदद भी दी। तो ये 3 भूमिका मैंने आपको बता दी है। पहला, शरणार्थियों को भारत ने अपने देश में शरण दी। दूसरा, सैन्य मदद दी। भाई, बांग्लादेश बनाने में या बांग्लादेश की स्थापना करने में भारत का बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप तीसरा कंसिडर करना चाहें, वहाँ पर आर्थिक मदद भी दी, ताकि युद्ध के बाद जब बांग्लादेश बन गया वो थोड़ा स्टेबल हो सके, अपने पाँव पर खड़ा हो सके। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्या वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता या सांस्कृतिक विषमता की ओर ले जाता है, या दोनों? औचित्य सिद्ध कीजिए। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि वैश्वीकरण की वजह से, पहला पार्ट, क्या सांस्कृतिक समरूपता आई है, दूसरा पार्ट, क्या सांस्कृतिक विषमता आई है, या दोनों चीज़ें साथ में आई हैं। सांस्कृतिक विषमता भी हुई है, सांस्कृतिक समरूपता भी हुई है। इसमें आपको अपने हिसाब से आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या बनता है कि वैश्वीकरण के कारण या वैश्वीकरण की वजह से सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक विषमता दोनों हुई हैं। जिसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न हम देंगे सांस्कृतिक समरूपता ऐसे जो लोग हैं वो एक जैसी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम बोले जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी संस्कृति है, उसका प्रभाव लोगों पर बहुत पड़ रहा है। इस वजह से सांस्कृतिक समरूपता आई है। दूसरा हम कंसिडर करें, हमने बोला है कि सांस्कृतिक विषमता भी आई है। तो भाई कैसे आई है बताइए। सांस्कृतिक विषमता ऐसे आई है कि लोगों की संस्कृति में दूसरे कल्चर का मिक्सचर देखने को मिला। यदि मैं भारतीय संस्कृति की बात करूं, आप भारतीय कुर्ते के नीचे वेस्टर्न या अमेरिकन जीन्स पहनना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आप अपनी संस्कृति के साथ तिलक तो लगाते हैं, पर आजकल जो आपका हेयर स्टाइल है वो कहीं ना कहीं अमेरिकन या वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होता है। तो हाँ, ये आंसर हमें बताता है कि वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक समरूपता, यानी किसी एक संस्कृति को किसी दूसरी संस्कृति पर भारी पड़ना या सांस्कृतिक रूप से मिल जाना, ये भी हो रहा है। दूसरा, सांस्कृतिक विषमता, यानी 2 संस्कृतियां आपस में मिलकर चल रही है, कभी कोई डोमिनेट कर रही है, कभी कोई डोमिनेट कर रही है, इसको कहा गया सांस्कृतिक विषमता। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। आगे बढ़ाते हैं। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। लिखने के तरीके इस प्रकार से, आपने हेडिंग बनानी है वैश्वीकरण और उसको डिफाइन करना है। वैश्वीकरण से हमारा अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति, पूंजी, श्रम, विचार, इन सब का मुक्त प्रवाह होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसे वैश्वीकरण कहा जाता है। इसके 2 सांस्कृतिक परिणाम बताने हैं भाई, बहुत सारे होते हैं, आप सभी जानते हैं बच्चों। जैसे कि आपके पहनावे में बदलाव, आपके बोलने में बदलाव, आपके रहने सहने में बदलाव, आपकी लाइकिंग्स में बदलाव। सांस्कृतिक परिणाम के अंदर पहले आपके जो माता पिता हैं वो किस प्रकार का संगीत सुना करते थे, पर वर्तमान में वैश्वीकरण के कारण आप किस प्रकार का संगीत सुनते हैं।
आप सुनते हैं वेस्टर्न म्यूज़िक्स, जस्टिन बीबर हो गया, दुआ लिपा हो गया, अन्य प्रकार की आप सिंगरों को फॉलो करते हैं, तो ये सब सांस्कृतिक परिणाम है। यानी पहनावे में परिवर्तन, बोलने चालने में परिवर्तन, रहने सहने के तरीके में परिवर्तन, बहुत सी चीज़ें, खान पान में परिवर्तन, फास्ट फूड का प्रचलन हो गया, ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है निवारक निरोध क्या है? व्हाट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध, निवारक नज़रबंदी भी बोलते हैं इसको। आपातकाल के दौरान इसका इस्तेमाल कैसे किया गया? निवारक नज़रबंदी से हमारा अभिप्राय एक ऐसे प्रावधान से है जिसमें सरकार को किसी पर संदेह होता है कि वो हिंसा फैला सकता है, तो उस व्यक्ति को नज़रबंद कर देना, बिना उस पर मुकदमा चलाए, इस प्रक्रिया को, इस कानून को, इस व्यवस्था को निवारक निरोध या निवारक नज़रबंदी कहते हैं। आपातकाल के दौरान इसका प्रयोग कैसे किया गया? आप सभी को याद हो, आपातकाल में निवारक नज़रबंदी को अपनाया गया था, जिसके तहत जो विरोधी नेता, जो विरोधी दल के लोग इंदिरा गांधी या कांग्रेस पार्टी का उस समय अपोज कर रहे थे, इंदिरा गांधी इस्तीफ़ा दो की डिमांड उठ रही थी, तो उनको निवारक नज़रबंद कर लिया गया था ताकि इंदिरा गांधी या उस समय की वर्तमान की सरकार अपना कार्य आगे बढ़ा सके। चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में दलीय व्यवस्था पर राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड और समझदारी का क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है? दलीय व्यवस्था पर, किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, एक सिस्टम की बात हो रही है, पार्टी सिस्टम की, कि आपातकाल लगा, अब आपातकाल हटा दिया है हमने, तो उसके बाद भारत में जो दलीय व्यवस्था है, भारत में जो पार्टी सिस्टम है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो थोड़ा बेसिक्स जानते हैं इसका। भैया 1977 जब 18 महीनों के बाद आपातकाल से राम राम हुआ, आपातकाल हटाया गया आर्टिकल 352 वाला, तो उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर, इंडियन पार्टी सिस्टम पर क्या अफेक्ट पड़े, जिनमें सबसे पहला है गठबंधन की राजनीति या गठबंधन बनने शुरू हो गए। आप सभी को याद होगा 1977 में जनता पार्टी अर्थात मोरारजी देसाई जिस पार्टी के तहत प्रधानमंत्री बने थे, उनकी सरकार आई थी। तो सबसे पहला जो हमारा इसका पॉइंट होगा, गठबंधन की सरकारें बनना या गठबंधन होना शुरू हो जाना। दूसरा, हमारी दलीय व्यवस्था पर क्या परिणाम पड़ा या क्या प्रभाव पड़ा, वो है गठबंधन बनाम एक दलीय प्रणाली। अगर आप 1977 या आपातकाल से पहले के इलेक्शंस को स्टडी करते हैं तो गठबंधन नाम का देखने को मिला, एक आध पार्टी थे, या ना के बराबर था गठबंधन, पर कहीं ना कहीं हर पार्टी एक दूसरे से आगे निकलना चाहती थी और कांग्रेस को भी हटाना चाहती थी, अल्टीमेट गोल यही था। पर अब सारे दलों ने गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं एक ही गठबंधन के अंदर अलग अलग पार्टी अलग अलग गठबंधन बना रही है अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। पर सीन क्या है, हमको भैया एक दलीय प्रणाली अर्थात जो कांग्रेस शासन कर रही है उससे राम राम करवानी है, जिसके पीछे का रीज़न क्या है, कांग्रेस ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करा था, इंदिरा गांधी ने। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। आगे बढ़ाते हैं। 2004 में कौन सा गठबंधन सत्ता में आया? आप सभी को याद हो 2004 में यूपीए 1 गठबंधन, जो यूपीए 1 था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, वो सत्ता में आया था। उसने सरकार बनाई थी, मनमोहन सिंह क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। इनके किन्हीं दो प्रमुख सहायक दलों के नाम बताए। देखिए यहाँ पर आप कांग्रेस का नाम नहीं लिखेंगे, जिसके पीछे का रीज़न है, ये कह रहा है सपोर्टिंग पार्टीज़ नॉट मेजर पार्टी। कांग्रेस थी मेजर पार्टी, आपको सपोर्टिंग पार्टी बतानी है। एक का नाम है डीएमके और एक का नाम है एआईएडीएमके। ये दो पार्टियाँ थी जो इनमें सपोर्टिंग रोल में मेजर पार्टियों का मेजर पार्टी थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म होता है। 2 नंबर के 7 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, यूरोपीय संघ के अत्यधिक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन होने के लिए उत्तरदायी 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। बेसिकली सीन क्या है, 4 मार्क्स का है, पर हेडिंग आपने 3 ही बनानी है। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपने एग्ज़ाम करते हुए क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन के सामने मार्किंग क्या लिखी है, 4 मार्क्स, 2+2, 4+2, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इन चीज़ों को ध्यान में लेकर चलना है। 3 हेडिंग पूछिए आपसे, क्योंकि उत्तरदायी 3 कारक बताने हैं आपको। सबसे पहला, विश्व राजनीति पर प्रभाव, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा है। विश्व राजनीति में प्रभाव अर्थात यूरोपीय संघ एक अत्यधिक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन क्यों है? क्योंकि वो विश्व राजनीति पर प्रभाव डालता है। आज विश्व राजनीति में जो फैसले लिए जाते हैं, यूरोपीय संघ का उसमें एग्री करना या डिसएग्री करना, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। बहुत बड़ी सेना या अत्यधिक विशाल सेना, ठीक है, यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये 3 पॉइंट है जो इसको एक बहुत बड़ा प्रभावशाली संगठन बनाते हैं अन्य क्षेत्रीय संगठनों के अलावा। और पॉइंट इस प्रकार से, सबसे पुराना संगठन आप सभी को याद हो, जब आपने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या
अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर ये चैप्टर कंसीडर करा था, पढ़ा होगा, तो उसमें हमने जाना था सबसे पुराना संगठन है जिसकी जड़ें मार्शल योजना के तहत कहीं ना कहीं पाई जाती है, और तब से लेकर 1992 तक ये कंपटीशन के रूप में आया, अलग अलग स्टेप्स से इसके, और वर्तमान तक ये है। विशाल अर्थव्यवस्था, आप सभी को पता हो इसकी जो मुद्रा हुआ करती थी जिसका नाम था यूरो, एक समय पर आकर वो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन गई थी, और इसका विश्व राजनीति में प्रभाव डालना, यानी कोई भी 3 हेडिंग आप पिक करके इसके ऊपर लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या भारत ने कभी किसी विदेशी पड़ोसी देश के घरेलू मामले में दखल देने की कोशिश की है? भारत के पड़ोसी देश भारत को संदेह की नज़र से देखते हैं, इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? यदि हाँ तो उनकी धारणा को स्पष्ट करने के उपाय दें। ये 4 मार्क्स में 6 यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, हम कंसिडर करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं। पहला पार्ट, क्या भारत ने कभी किसी विदेशी पड़ोसी देश के घरेलू मामले में दखल देने की कोशिश करी है? या आपके अकॉर्डिंग है हाँ या ना? मेरे अकॉर्डिंग ना। भैया भारत ने कभी किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करा, भारत से मदद मांगी गई कि जी मदद कर दो। क्यों? आपके मन में आया होगा भैया बांग्लादेश संकट में तो भारत ने हस्तक्षेप करा था। सर उससे मांगी गई थी मदद कि मदद कीजिए, बांग्लादेश से शरणार्थी भारत भाग भाग कर आ रहे थे, और अगर बांग्लादेश पर हमला होता कहीं ना कहीं भारत को भी झेलना पड़ता। एक तो यही है कि शरणार्थी भाग के आ रहे थे। फिर आप कहेंगे श्रीलंका में भी हस्तक्षेप करा, अरे श्रीलंका में भी हस्तक्षेप करा, पर उससे डिमांड करी गई थी कि मदद कीजिए, भारत को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों की तरफ से बोलना चाहिए। तो ये बातें थी, तो मेरी तरफ से इसका जो आंसर बनता है वो है नहीं, भारत ने कभी किसी विदेशी पड़ोसी देश के घरेलू मामलों में दखल देने की कोशिश नहीं की है। अगला पार्ट, भारत के पड़ोसी देश भारत को संदेह की नज़र से देखते हैं, इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार है? भाई साहब इसके लिए जो कारक जिम्मेदार है वो है भारत का बीच में स्थित होना। आप सभी को याद हो सार्क वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, भारत बीच में स्थित है। इन जो सार्क या जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ होती है तो वो भय करती हैं, भारत से संदेह करती है कि एक तो भारत बहुत बड़ा है, ऊपर से हमारे बीच में स्थित है, भारत कहीं भी झपट्टा मार सकता है या किसी भी देश पर अपना प्रभाव डायरेक्टली डाल सकता है। दूसरा, भारत की विशाल जनसंख्या, या आप भारत का विशाल होना, भारत की विशाल जनसंख्या, भारत का शक्तिशाली होना, कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं कि भारत की इतनी सारी जनसंख्या है, जो अगर आप कंसिडर करें सार्क में जितने देश हैं उन सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहीं ना कहीं भारत की है। तो और देशों को भारत से डर लगता है कि भारत अपने नीतियों का इस्तेमाल कर कर हमारे बाज़ार पर छा जाना चाहता है और वहाँ पर एकाधिकार करना चाहता है। ये तो थे संदेह के कारण। यदि हाँ तो उनकी धारणा को स्पष्ट करने के उपाय क्या हैं? अब आपको ये बताना है कि आपने संदेह बता दिए कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो भारत के प्रति संदेह करते हैं, तो उन संदेह को दूर कैसे करें? बहुत बेसिक सी बात है, किसी की भी इंटरनेशनल संबंधों को अगर सुधारना है तो हमने हर बार एक ही चीज़ या एक तरीके की बातें रखी हैं, संधियाँ कर कर, मित्रता बढ़ाकर, योजना बढ़ाकर, व्यापार को बढ़ाकर, पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाकर आप कुछ भी लगा सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में आपातकाल एक काला निशान था, टिप्पणी कीजिए। देखिए आपातकाल के संदर्भ में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और मैं आपको बता दूं आपातकाल बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यूँ मान लीजिए सेकंड बुक तो आप बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि करंट पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको सेकंड बुक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि वर्तमान में जो बीजेपी की पॉलिसी है वो इस तरीके से काम क्यों कर रही है। चलिए बैक टू द टॉपिक पर वापस आते हैं। भारतीय इतिहास में आपातकाल एक काला निशान था, स्पष्ट करें। देखिए आपातकाल एक काला निशान इसलिए था, क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि आपातकाल के दौरान काफ़ी काम ऐसे करे गए जो अनुचित थे। तो उन कामों को बताइए। निवारक नज़रबंदी का होना, मौलिक अधिकारों का हनन होना, संविधान का दुरुपयोग, प्रशासन का दुरुपयोग, निजी स्वार्थ की सिद्धि करना, प्रेस सेंसरशिप लगा देना और अन्य संशोधन करने, जैसे कि आपको याद हो अमेंडमेंट करा गया था 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत क्या हुआ था, विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, अर्थात इंदिरा गांधी थोड़ा और अपना कार्यकाल खींच पाती। तो ये 6-7 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। इसी रीज़न को कंसिडर करते हुए भारतीय इतिहास में आपातकाल को एक काला धब्बा या काले निशान के रूप में देखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन 11वां, NDA 3 द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाएं क्या है? यह कैसा एक अच्छा वितरित, क्वेश्चन में लिखने में थोड़ी सी टाइप करने में मिस्टेक हो गई है, मैं बता देता हूँ। NDA 3 द्वारा शुरू करी गई
विभिन्न योजनाएं, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपको बताना है। 4 मार्क्स। यह कैसे एक अच्छा शासन वितरित कर सकता है, यानी इन नीतियों के द्वारा एक अच्छा शासन कैसे वितरित हो सकता है। +2, तो ये पैटर्न है 4+2 का। 4 आपने नीतियाँ बतानी है, 2 आपने बातें बतानी है कि जिनसे इन नीतियों को फॉलोअप करके क्या नाम है अच्छा शासन हो सकता है। तो पहले हम नीतियों की बात करें। जनधन योजना, बेटी बचाओ देश बढ़ाओ या बेटी बचाओ देश बढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, कृषि बीमा योजना, ग्राम उज्ज्वला योजना, अन्य योजनाएं जो हमने पढ़ रखी हैं। तो 4 योजना के बारे में लिखना है और आपको बताना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटियों को या बच्चियों को पढ़ाने में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे क्या होगा, बच्चियां आगे बढ़ेंगी। और आप वर्तमान में भी देख रहे हैं स्थिति इस प्रकार की, लड़कियां लड़कों से बहुत अच्छा कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत समय से दबा कर रखा गया। अब उन्हें मौका मिला है तो वो मौके पर चौका मार रही हैं। ग्राम उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गाँव में बिजली प्रदान करने की कोशिश करी गई है। अब बिजली गाँव में जाएगी, वहाँ के लोग भी पढ़ेंगे, कृषि में सुधार होगा, अन्य प्रकार की चीज़ें। तो ये योजनाएं मैंने बता दी, इनको आप डिफाइन कर दीजिएगा। अब जो बी पार्ट आता है, इन योजनाओं से एक अच्छा शासन कैसे हो सकता है। इन योजनाओं से एक अच्छा शासन हो सकता है, क्यों? इससे सरकार घर घर गांव गांव तक पहुंचना चाह रही है। अब एक घर का विकास होगा, अर्थात बेटी पढ़ेगी, घरों का विकास होना शुरू हो गया है, गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है, कृषि का बीमा करा जा रहा है, तो गांव भी आगे बढ़ेगा। तो इससे विकास का स्तर अच्छा होगा, हर किसी को विकास में हर वर्ग की भागीदारी हो रही है, हर किसी को आगे ले जाया जा रहा है, हर किसी के स्वास्थ्य के लिए काम करे जा रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि इन नीतियों से सरकार हर वर्ग से, हर व्यक्ति से जुड़ रही है और उसका विकास करने की कोशिश कर रही है, जिससे एक अच्छा शासन हो सकता है। क्योंकि जब देश का हर तबका, हर व्यक्ति, हर वर्ग आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा देश समय के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये थे आज के 11 क्वेश्चन। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और बता देना कि समझ आ गए। कमेंट में बता देना हाँ भैया, हाँ सर, समझ आ गया, यही बहुत है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।